गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। इससे पिछली वाली जो क्लास थी उसमें हमने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसके बारे में देख लिया था। आज की क्लास जो है उसमें हम जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसके बारे में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है 1927 से लेके 1935 तक की एक स्टोरी लाइन जो है वो बनाऊंगा। ठीक है, स्टोरी सुनाऊंगा आपको 1927 से 35 तक की। 8 साल की ये स्टोरी है। ठीक है, इसी में आपका जो है क्या कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो होगा। इसी में आपके तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो होंगी। इसमें आपके 14 जो ये जो है नेहरू रिपोर्ट आएगी, 14 जिन्ना पॉइंट जो है वो आएंगे, गांधी इरविन पैक्ट जो है वो आएगा, और जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी वो आएंगी। और हाँ, जो ग्रुप बी वाले बच्चे जो हैं उनके लिए इतनी ही स्टोरी जो है वो इम्पोर्टेंट है। देन उसके अलावा जो इलेक्शंस हुए थे 1937 के इलेक्शंस और जो 1935 का एक्ट जो है वो जो है वो ये सारी स्टोरी सुनाने के बाद ये जो आपके नोट्स हैं ये बनवाए जाएंगे, और जो यूपीएससी वाले बच्चे जो हैं उनको वो एक्ट और जो इलेक्शंस हुए थे आपके 1937 के उनके बारे में जो है वो बताया जाएगा। ठीक है, तो क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस की फॉर्मेशन हो जाती है 1885 में। कांग्रेस हमने देखा कि कांग्रेस जो थी वो बन गई। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस ने जो है अंग्रेजों के पास जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अपनी डिमांड जो है वो रखनी स्टार्ट कर दी। हम देखते हैं 1892 में कांग्रेस जो है अंग्रेजों से कुछ रिफॉर्म जो है वो करवा देती है, जैसे कि आपका जो इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, अंग्रेज धीरे धीरे जो है वो रिफॉर्म्स जो है वो कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज क्या देखते हैं कि जैसे ही हम कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स करते हैं, कांग्रेस जो है वो और डिमांड जो है वो लेके आ जाती है। जो रिफॉर्म हम करते हैं वो कांग्रेस को पसंद नहीं आते। ठीक है, पहले हमने इनडायरेक्ट रिफॉर्म किए तो वो कांग्रेस को पसंद नहीं आए। कांग्रेस कहती कि जी डायरेक्ट इलेक्शन करवाओ। देन जब उनमें डायरेक्ट इलेक्शन किए तब हमने क्या कहते हैं प्रोविंसेस जो थे उसमें इलेक्शन करवाए। देन कांग्रेस कहती कि हमें सेंटर में भी सीट दो। ठीक है, तो इस वजह से ब्रिटेन जो है उसको धीरे धीरे कांग्रेस की गेम जो है धीरे धीरे वो समझ में आने लग गई। देन उन्होंने क्या किया, फाइनली 1909 के रिफॉर्म जो है वो कर दिए, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम जो है वो दे दिया। ठीक है, और साथ ही में उन्होंने ये भी बोल दिया उनको, क्योंकि कांग्रेस की गेम समझ में आ गई थी, उन्होंने साथ ही में ये भी बोल दिया कि अगले 10 साल के लिए कोई भी रिफॉर्म जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, कि 10 साल के लिए अब चुप बैठो। कांग्रेस हालांकि चुप नहीं बैठी, वो बोलती रही कि ये रिफॉर्म कर दो, ये रिफॉर्म कर दो। लेकिन ये जो थे आपके अंग्रेज जो थे उन्होंने ये कह दिया कि अब 10 साल तक जो है कोई भी रिफॉर्म जो है वो नहीं होंगे। तो उसके बाद लॉजिकली देखा जाए तो जो नेक्स्ट रिफॉर्म होने थे वो 1919 में होने थे। ठीक है, ये 1909 के रिफॉर्म जो है इनको कहा जाता है आपका मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, और जो 1909 में रिफॉर्म्स होने थे हुए उसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये 1919 में हुए, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो थी वो मुस्लिम से इंक्रीज करके देन आपकी उनको भी दे दी गई। जो डिप्रेस्ड क्लास को बाद में ही जाएगी। जो विमेन थी उनको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दे दी गई, सिख जो थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दी गई। ठीक है, और बहुत से जो फैक्शंस जो थी उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो दे दी गई थी। और सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब जो था वो मैंने आपको समझा दिया था कि अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह से कोई एक कैंडिडेट जो है वो खड़ा होता है तो वो कैंडिडेट वो जो इलेक्टोरेट जो है वो जिस कैंडिडेट के लिए बनी है, मान लो अगर विमेन के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो बनी हुई है तो वहां की जो विमेन जो होगी वो ही उस विमेन को वोट जो है वो डालेंगी, वहां के जो मेन है वो उस विमेन को वोट जो है वो नहीं डालेंगे। सेम गोज फॉर अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है तो उस एरिया के जो मुस्लिम जो है वही उन मुस्लिम्स को जो है कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट को जो है वोट डालेंगे। कोई हिंदू कैंडिडेट उस मुस्लिम कैंडिडेट को वोट जो है वो कोई हिंदू वोटर उस मुस्लिम कैंडिडेट को वोट जो है वो नहीं डाल सकता। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से ये जो सेपरेट मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो एस्टेब्लिश की थी वो उन्हीं एरियाज में की थी जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी। ठीक है, एक आपका बंगाल का एरिया था, दूसरा आपका पंजाब का एरिया था। तो नेक्स्ट रिफॉर्म जो आपके होने थे 1919 में होने थे। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बाद। तो उसके लिए उन्होंने पहले क्या कर दिया, 1917 में एक कमेटी जो थी मॉन्टफोर्ड कमेटी जो थी वो एस्टेब्लिश कर दी कि मॉन्टफोर्ड कमेटी इंडियंस के पास आए, इंडियन से पूछे कि तुम जो हो क्या रिफॉर्म चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम रिफॉर्म जो है वो कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने मॉन्टफोर्ड कमेटी जो है वो यहाँ पे बनाई। उसी के पहले उन्होंने 1907 में भी एक कमेटी बनाई थी जिसमें ये पूछा गया था इंडियन से कि बताओ तुम लोग जो है आगे क्या रिफॉर्म चाहते हो, और उसके अगले 10 साल तक हम जो है कोई भी रिफॉर्म जो है वो नहीं करेंगे, इसलिए हमें पहले ही बता दो। सेम बात यहां पे बोली गई कि ये जो रिफॉर्म आएंगे ये भी
इसके बाद अगले 10 साल तक कोई भी रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, तो जो रिफॉर्म करवाने हैं वो 1917 की जो मॉन्टफोर्ड कमेटी जो है वो यहाँ पे तुम जो है वो बता दो, ठीक है। देन उसके बाद अगर लॉजिकली देखा जाए, ठीक है, क्या कहते हैं, कायदे से देखा जाए, तो जो नेक्स्ट जो रिफॉर्म आने थे वो आने थे 1929 में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया था 10 साल तक कोई भी रिफॉर्म जो है वो नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट रिफॉर्म आपके बनते थे, ड्यू थे 1929 को, तो उससे पहले उन्होंने क्या कर दिया, 1927 में साइमन कमीशन जो है वो इंडिया भेज दिया, जिसका ये भी यही पूछने के लिए आया था कि क्या रिफॉर्म जो है वो आप लोग जो हो 1929 में हम तुम्हारे लिए क्या रिफॉर्म जो है वो करके दें। इसी वजह से 1927 में उन्होंने क्या किया, साइमन कमीशन जो था उसको इंडिया भेज दिया। अब ये 27 में क्यों भेजा गया, या इन रिफॉर्म्स को करवाने के पीछे कुछ और लॉजिक भी था। ब्रिटेन में कुछ स्थिति जो थी वो अलग तरीके से चल रही थी, उस पर भी आते हैं थोड़ी देर में। लेकिन ये जो साइमन कमीशन इन्होंने भेज दिया जॉन साइमन के तहत, जॉन साइमन के अंडर, इसमें 7 मेंबर्स थे और 7 के 7 जो थे वो वाइट थे, ठीक है। इससे पहले भी जो रिफॉर्म्स होने से पहले जो कमीशन आते थे उसमें भी वाइट मेंबर्स ही होते थे, लेकिन यहां तक आते आते इंडियंस जो थे वो पढ़ लिख गए थे, ठीक है, उनको समझ में आने लग गया था। अब वो चाहते थे कि अगर आप इंडियंस के लिए कुछ रिफॉर्म्स करना चाहते हो तो हमसे भी पूछो, ठीक है, हमसे पूछो, जो वो आपका कमीशन होना चाहिए उसमें हमारे मेंबर्स भी होने चाहिए। तो इसी का विरोध हो गया, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध जो था वो इसी वजह से हुआ था कि इसमें सारे व्हाइट मेंबर जो है वो क्यों है, ठीक है, तो इंडियंस को भी इसमें इन्वॉल्व करूं। अब ये कमीशन क्यों भेजा गया, उस टाइम पे ब्रिटेन में कुछ और पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो भी चल रहा था। अब वो देखते हैं, ठीक है। स्टोरी हमारी स्टार्ट हो चुकी है 27 पे, ठीक है। तो 27 में साइमन कमीशन जो था वो बन गया था। अब क्यों बना था, ये जो आपका ब्रिटेन था ना, उसमें क्या हुआ था, उसमें इलेक्शंस थे ड्यू, इलेक्शन होने थे 1928 में, 1928 में इलेक्शन जो थे वो वहां पे ड्यू थे, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ कि वहां पे ब्रिटेन में उस टाइम पे 2 पार्टीज जो है, मेनली 2 पार्टीज हुआ करती थी। एक थी आपकी कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी थी आपकी लिबरल पार्टी, ठीक है। कंजर्वेटिव पार्टी वो पार्टी थी जो पुराने ख्यालात जो है वो रखती थी, और वही जो क्या कहते हैं इनकी वो थ्योरी थी, व्हाइटमैन बर्डन की थ्योरी देने वाले वो यही है, कंजर्वेटिव ही है, ठीक है। तो बहुत टाइम से कंजर्वेटिव ही ब्रिटेन पे रूल जो है वो कर रहे थे। ये जो पार्टी जो है ये एक्सट्रीम राइट पार्टी है, ठीक है, एक्सट्रीम राइट पार्टी है, और जो लेबर पार्टी है ये एक्सट्रीम लेफ्ट पार्टी है, ठीक है, या थोड़ी सी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो है ये फॉलो करती है। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले लोग वो होते हैं जो वर्कर्स वगैरह जो है उनका ज्यादा सोचेंगे, और ये जो राइटिस्ट पार्टी होती है ये कैपिटलिस्ट का ज्यादा सोचती है, ठीक है। तो ये जो है लेबर पार्टी अगर पावर में आ जाती है, तो ये लेबर पार्टी जो थी थोड़ी लेफ्टिस्ट पार्टी थी, तो इस वजह से ये थोड़ा सॉफ्ट सेंस जो है वो इंडिया के लिए रखती थी, ठीक है, इंडिया के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जो है ये रखती थी, ये नहीं रखते थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि 1927 या 1929 के आसपास जो है उस स्टोरी पे भी आते हैं। हुआ क्या कि ये जो कंजर्वेटिव जो थे इनको पता था कि अगली पार्टी जो है वो हमारी नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये श्योर थे कि नेक्स्ट पार्टी जो आएगी, ये जो इलेक्शन जो होने वाले हैं 1928 में, उसमें हमारी सरकार जो है वो नहीं बनेगी। इस वजह से उनको पता था कि लेबर सरकार जो है ये बन जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनको ये था कि अगर लेबर सरकार बन गई तो ये जो 1929 वाले रिफॉर्म्स जो हमने देने हैं इंडियंस को, तो ये बहुत लीनियंट जो रिफॉर्म जो है वो उनको दे देगी। हालांकि इनको पता था कि आजादी तो नहीं देगी, लेकिन बहुत से लीनियंट रिफॉर्म जो है वो इंडियंस को दे दिए जाएंगे। उसी वजह से वो रिफॉर्म्स वो लीनियंट रिफॉर्म जो है 1929 में मिले थे, वो रिफॉर्म जो है वो लीनियंट ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, उस प्रोसेस को, ये जो 29 में होना था उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन जो था वो हड़बड़ी में जल्दी से इंडिया भेज दिया, ठीक है। अब साइमन कमीशन जो है वो 2 बार इंडिया में आएगा, एक बार 1927 में साइमन कमीशन बनेगा, एक बार 28 में आएगा 1928, दूसरी बार 1929 में आएगा, ठीक है। तो ये 2 बार जो है ये इंडिया में आता है। अब उस टाइम पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यहाँ के लॉर्ड बर्किनहेड थे, ठीक है, 1920 जब ये साइमन कमीशन बनता है, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बर्किनहेड, ठीक है। तो लॉर्ड बर्किनहेड जो है जब इंडियंस इसका विरोध कर रहे थे, जब 1928 में साइमन कमीशन सबसे पहले बॉम्बे लैंड करता है, ठीक है। तो जब इंडियंस इसका विरोध कर रहे थे, जब पहली बार ये इंडिया आया तो इंडियंस ने इसका विरोध किया ब्लैक फ्लैग्स के साथ, ठीक है। तो
तो ब्लैक फ्लैग्स के साथ इसका विरोध जो है वो किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली मोदी जो है वो गए हैं तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु के लोगों ने क्या किया, एक बड़ा सा बैलून जो है वो लगा दिया और ब्लैक बैलून लगाया हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है गो मोदी बैक, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने गो साइमन बैक के नारे जो है वो इसके लिए लगाने जो है वो स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और भी ये तमिलनाडु के लोग जो है और भी काफी जो है प्रोटेस्ट जो है ये कर रहे हैं मोदी के अगेंस्ट कि हम जो है क्या कहते हैं, अब हम उतने बेवकूफ नहीं बनेंगे, हमें धर्म के नाम पे बेवकूफ जो है वो नहीं बनाया जा सकता कि हिंदुत्व जो है वो खतरे में, ऐसी बातें करके। तो वो जो है मोदी का काफी विरोध जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूज में इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आते हैं, तो साइमन गो बैक का विरोध जो है वो किया गया, आपका क्या कहते हैं साइमन गो बैक के नारे जो है वो लगाए गए और उसको काली झंडियां जो है वो दिखाई गई, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में साइमन जो कमीशन जो इंडिया में आया था उसका विरोध जो है वो हुआ, ठीक है। तो वो ऐसे ही वापस जो है 28 में आया और 28 में ये जो है ये वापस चला गया, ठीक है। अब जब ये जो लॉर्ड बर्किनहेड थे ये इस चीज से तंग आ गए, ये कहते हैं क्योंकि इनको फास्ट ट्रैक करना था वो सारी चीजों को, तो इन्होंने इंडियंस को क्या कह दिया, इंडियंस को एक चैलेंज दे दिया कि अगर तुम लोग जो हो वो इतने ही कैपेबल हो तो मैं तुम्हें जो है एक टाइमलाइन देता हूं, इस टाइमलाइन के अंदर अंदर तुम क्या करो कि सारी पार्टी, इंडिया की एक शर्त होगी उसमें मेरी, इंडिया की सारी पार्टीज एक साथ मिलके आएंगी, सिर्फ कांग्रेस नहीं जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल होगी और जो वेरियस पार्टीज हैं जैसे स्वराजिस्ट हैं वो भी शामिल होंगे, पंजाब में कुछ पार्टीज हैं, वो सारे तुम सभी मिलके साथ आओ, पंजाबीज आओ मिलके साथ, मद्रास से लोग आओ, जो दलित समाज है वो मिलके साथ आए, विमेन जो है वो मिलके साथ आए, तुम सब मिलके साथ आओ और एक कंसेंसस बनाओ और एक ड्राफ्ट मुझे लिख के दे दो सारे मिलके कॉन्स्टिट्यूशन का, और मैं तुम्हें जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जो है वो तुम लिख के दे दोगे, उसके अकॉर्डिंग मैं जो है 1929 में जो चेंजेस हमने करने हैं वो चेंजेस मैं तुम्हें करके जो है वो दे दूंगा, ठीक है। तो ये कह दिया लॉर्ड बर्किनहेड ने, ठीक है। अब कांग्रेस जो थी उन्होंने सबको बुलाया, एक मीटिंग की, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाती है, उसमें सबको बुलाया जाता है, ठीक है। कांग्रेस के मेंबर आते हैं, हिंदू महासभा थी इसमें, उसके मेंबर्स आते हैं, ठीक है। ये बड़ी यहाँ पे बड़ी ही एक घटिया हरकत करेंगे वो भी बताऊंगा। देन मुस्लिम लीग जो है वो आती है यहाँ पे, ठीक है। सभी को बुलाया जाता है और सभी से मिलके जो है वो बातचीत की जाती है। एक 10 मेंबर की कमेटी जो है वो बनाई जाती है जिसको मोतीलाल नेहरू कमेटी जो है वो कहा जाता है। ये आगे जाके नेहरू रिपोर्ट जो है वो देगी, ठीक है। तो जो नेहरू रिपोर्ट जो है वो बनाई गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। हालांकि ये रिपोर्ट जो है रिजेक्ट हो जाएगी, किस वजहों से होगी वो भी डिस्कस करते हैं। तो सभी को जो है वो बुलाया गया और उस पार्टी में क्या डिस्कस किया गया कि वो जो कॉन्फ्रेंस आई थी उस कॉन्फ्रेंस में क्या डिस्कस किया गया, जो सभी जो था जिसके ऊपर कंसेंसस जो है वो लेना था, ठीक है। तो यहां पे क्या डिस्कस किया गया कि हम जो है जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो है कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा, हम मांग करेंगे कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो है वो होना चाहिए। अब सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता था कि अगर यहां पे मुस्लिम कैंडिडेट, इस जगह से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है तो इस जगह के जो हिंदू वोटर्स हैं उस मुस्लिम को वोट जो है वो नहीं डाल सकते, ये मतलब था सेपरेट इलेक्टोरेट का। अब ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होगा कि यहां पे वेरियस सेक्शंस रहते हैं, ठीक है। पंजाबी रहते हैं, ठीक है, सिख रहते हैं, पंजाबी नहीं सिख रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं और हिंदू भी रहते हैं, ठीक है। तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होगा कि अगर यहां से कोई भी कैंडिडेट जो है वो खड़ा होता है, मान लो कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है, तो सिख अगर चाहे तो इस मुस्लिम कैंडिडेट को भी वोट दे दें, हिंदू अगर चाहे तो इस मुस्लिम कैंडिडेट को भी वोट दे दें, और मुस्लिम चाहे तो इस मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दे भी दें और अगर ना चाहे तो ना भी दें, ठीक है। तो ये था मतलब ज्वाइंट सेक्टरेट का, ज्वाइंट इलेक्टोरेट का, ठीक है। तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात जो है वो यहां पे की गई। अब यहां पे मुस्लिम लीग से कौन थे, जिन्ना थे और एक था शफी, दो लोग हैं मुस्लिम लीग से, एक है जिन्ना और दूसरा है शफी, मुस्लिम लीग, ठीक है। जिन्ना जो थे वो इस बात के लिए मान गए, जिन्ना कहते हैं मैं इस चीज पे एग्री कर जाता हूं कि ठीक है ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो है वो होना चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम ना मेरी एक बात मान लो तो मैं तुम्हारे साथ जो है ये हो जाऊंगा। वो कहते कि तुम पहले, इससे पहले हम ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात करें, हम ना पहले एडल्ट सफरेज जो है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, कि सभी को वोट देने का पहले अधिकार तो दिलवाएं, देन उसके बाद जो है मैं तुम्हारे साथ इस चीज में सहमत जो है वो हो जाऊंगा, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ कि एडल्ट सफरेज जो है वो क्या होती है, पहले क्या होता था कि सिर्फ जो अंग्रेज जो थे उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में से सिर्फ 3% लोग ऐसे थे
जो वोट जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ क्राइटेरिया जो है वो सेट कर लिया था कि इतने परसेंट लोग, ये 3% लोग जो है वो उसकी पॉपुलेशन बनाते थे जो लोग जो है वोट दे सकते थे। अब वोट देने का क्राइटेरिया क्या था कि अगर इतनी अमाउंट ऑफ एजुकेशन आपके पास है, ठीक है, यहां तक आप पढ़े लिखे हो, देन आप वोट डाल सकते हो, इतनी आप जो है इतना पैसा कमाते हो, देन वोट डाल सकते हो, इतना टैक्स देते हो, देन वोट डाल सकते हो। तो वो सारा क्राइटेरिया पूरे करने वाले ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 3% लोग थे, ठीक है। और जब ये साइमन कमीशन आया था तो साइमन कमीशन ने बोला था कि मैं 3% को इंक्रीज करके मैं जो है वो 15% कर दूंगा। लेकिन जो ये जो है आपके जिन्ना जी जो है, जिन्ना कहते हैं कि इसको जो है 3 से 15% क्यों लेना, हम क्यों ना पूरे इंडिया को वोट दिलवाने का हक दिलवा दें, ठीक है, कि सारा इंडिया वोट डाल सके, कि हर वो बच्चा जिसकी उम्र जो है अभी 21 साल रखेंगे, कि जिसकी उम्र 21 साल है उसको जो है वोट देने का अधिकार जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो जिन्ना जो है इस चीज की बात करते हैं, ठीक है, कि अडल्ट सफरेज, तुम पहले अडल्ट सफरेज जो है वो करवा दो, देन मैं जो है तुम्हारे साथ ज्वाइंट इलेक्टोरेट में मैं जो है वो तुम्हारा साथ दे दूंगा, ठीक है। अब जिन्ना अडल्ट सफरेज क्यों चाहते थे, क्योंकि मुस्लिम जो थे उनके लिए जो है अंग्रेजों ने उतना काम जो है वो नहीं किया था, ठीक है, मुस्लिम उतने पढ़े लिखे नहीं थे, इस वजह से मुस्लिम वोट ही नहीं डाल सकते थे, ठीक है, बहुत कम मुस्लिम ऐसे थे जो वोट डाल सकते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो इस वजह से जिन्ना चाहते थे, जिन्ना ने कांग्रेस का यहाँ पे बड़ा दिल दिखाया, कांग्रेस का साथ दिया, कहते अडल्ट सफरेज करवा दो, देन उसके बाद जो है मैं ज्वाइंट ये जो होगी आपकी ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो है वो उसमें आपके साथ दे दूंगा, ठीक है। शफी जो थे, शफी कहते कि नहीं, अडल्ट सफरेज होगी ही नहीं, ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, मैं तो जो है सेपरेट इलेक्टोरेट के ही साथ हूं, मैं ज्वाइंट इलेक्टोरेट के साथ नहीं हूं, ठीक है। दोनों कहां से है, मुस्लिम लीग से। जिन्ना शफी को धमकी देते हैं कि अगर तू ये बात करता है तो मैं एक अलग मुस्लिम लीग बना लूंगा, ठीक है, और तुझे जो है तू अपनी मुस्लिम लीग जो है उसको लेके अलग बैठना, मैं अपनी अलग मुस्लिम लीग जो है वो बना दूंगा, और क्योंकि मैं ज्यादा पॉपुलर हूं तो मेरी मुस्लिम लीग में ज्यादा पॉपुलर मेंबर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो मेरे साथ है, और तेरी मुस्लिम लीग जो है वो एज इट इज वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जिन्ना ने पूरी मुस्लिम लीग को इसके लिए बना लिया। साथ में ये बात की गई कि ये जो है रिजर्वेशन जो है ये प्रोवाइड करवा देंगे मुस्लिम्स को, ठीक है, क्योंकि अभी अडल्ट सफरेज के बाद भी मुस्लिम जो है वो उतनी ज्यादा पॉपुलेशन में नंबर ऑफ सीट्स जो है वो नहीं जीत पाएंगे, इस वजह से मुस्लिम को कह दिया गया कि हम जो है मुस्लिम को रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। इतने में ये जो हिंदू महासभा थी मदन मोहन मालवीय की, इन्होंने बोल दिया कि ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, मतलब वो जो हिंदुत्व वाले, ये बाद में जाके आरएसएस की तरह मेंटालिटी रखने वाले लोग हैं ये, तो ये जो है ये कह देंगे कि हम जो है क्या कहते हैं, ये जो रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम की बात कर रहे हो तो हम जो है इसके साथ नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जिन्ना जो है, अब जिन्ना को यहां से बैकआउट करना पड़ेगा, ठीक है, देन जिन्ना फाइनली शफी के साथ मिल जाएंगे, कहते हैं अगर तुम ये बात करते हो तो मैं भी फिर ज्वाइंट इलेक्टोरेट मैं भी छोड़ देता हूं, मैं भी अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ ही चलता हूं, ठीक है। तो इस वजह से जिन्ना जो है ये यहाँ पे अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जो है आपस में इनमें क्लैश हो गया, और कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस थोड़ा सा टिल्ट जो है वो अपना हिंदू महासभा की ओर जो है वो शो कर देगी, ठीक है। अब इसी वजह से गांधू ये जो आपकी नेहरू रिपोर्ट जो है वो फेल हो जाएगी, ठीक है। अब नेहरू रिपोर्ट के बाद जो है, नेहरू रिपोर्ट के बाद क्या होता है, दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो साइन की जाती है, जिसमें बेसिकली जिन्ना जो है वो दिल्ली में जाके डिक्लेयर कर देते हैं, और वो जो है अपने 14 पॉइंट्स जो हैं वो देते हैं, ठीक है। तो जिन्ना जो है वो अपने 14 पॉइंट्स देते हैं, और उसमें जो है वो कांग्रेस एग्री नहीं करती, तो इस वजह से इनका कंसेंसस जो है वो बन ही नहीं पाता, ठीक है। मीनवाइल साइमन कमीशन जो है वो दोबारा से इंडिया में आ जाता है, ठीक है, 1929 आ जाता है, साइमन कमीशन दोबारा से इंडिया में आ जाता है, और वहीं पे उसको बहुत से एजिटेशन जो है उनका सामना करना पड़ता है। उन्हीं एजिटेशंस के दौरान जो है लाला लाजपत राय जो है उनकी डेथ हो जाती है, लाठी के ब्लो की वजह से। बहुत से लोगों को पीटा गया था वहां पे, लेकिन लाला लाजपत, जवाहरलाल नेहरू की वहां पे पिटाई हुई है, और बहुत से नेता जो है उनकी वहां पे पिटाई हुई थी, लेकिन ये जो लाला लाजपत राय जो थे ये ज्यादा एज थे, और लाठियों की जो मार जो थी वो ये नहीं सह पाए, और इनकी जो है वो डेथ हो जाती है। देन फाइनली भगत सिंह जो है, शहीद भगत सिंह, वो इनकी मौत का बदला लेते हैं सॉन्डर्स को मार के, ठीक है। तो ये जो है कहानी चलती है आपकी इसकी, ठीक है। उसके बाद जो है 1928 में ही सेशन होता है कांग्रेस का, 1928 में सेशन होता है कांग्रेस का, 1928 सेशन ऑफ कांग्रेस, मोतीलाल नेहरू जो है उनको प्रेसिडेंट जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हम ऐसे करते हैं, ये जो गांधी जो है उनको दोबारा वापस जो है उसमें बुलाया जाता है सेशन में, और गांधी थोड़ी देर के लिए रिटायर हो गए थे, तो गांधी को जो है सेशन में दोबारा बुलाया जाता है, और हाँ
गांधी को ये मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि क्यों ना हम दोबारा से जो है उसकी मांग कर लें, स्वराज की मांग जो है हम दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है, दोबारा से अंग्रेजों से स्वराज जो है वो मांग के देखते हैं, ठीक है। यहीं पे उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और उनके साथ होते हैं सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये दोनों मिलके कहते हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और प्लान जवाहरलाल नेहरू दोनों का था, लेकिन उठ के जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि बहुत मांग लिया हमने स्वराज, स्वराज का मतलब क्या होता था, डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, वो मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूं, एक बार लास्ट में दोबारा समझा देता हूं। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता था कि जो भारत होगा, ठीक है, जैसे आज कनाडा में चलता है, कनाडा या फिर जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वहां पे चलता है, वहां पे क्या सिस्टम है कि सरकार इनकी अपनी है, प्राइम मिनिस्टर इनका अपना है, लेकिन इनके ऊपर एक गवर्नर जो है वो लगा दिया जाता है जो कि क्वीन का नुमाइंदा होता है, ठीक है। क्वीन अपने आप उसको नॉमिनेट करके, वो लोगों के द्वारा चुन के नहीं आता, क्वीन अपने आप उसको नॉमिनेट करके जो है वो लगा देती है और वो सारे रबर स्टैंप की तरह वो काम करता है, ठीक है। सारे जो मसले जो होते हैं, जो सारे देश के जो मेन फैसले लेने होते हैं वो इनका प्राइम मिनिस्टर लेता है, ठीक है, पीएम। तो ये लोग जो है इस चीज को कहा जाता है डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, कि क्वीन का बंदा जो है वो आपके ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो एक रबर स्टैंप की तरह होगा, ठीक है, सारे फैसले जो हैं वो चीफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो लेगा, ठीक है, उस चीज को कहा जाता था डोमिनियन स्टेटस। इन्होंने मांग कर दी कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूरी तरीके से फुल इंडिपेंडेंस जो है वो चाहिए, कोई भी हमारे सिर के ऊपर बैठा नहीं होना चाहिए, भले ही वो रबर स्टैंप भी हो, हम वो रबर स्टैंप भी एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। तो नेहरू ने कह दिया कि बहुत मांग लिया स्वराज, अब हम जो है पूर्ण स्वराज जो है वो मांगते हैं, ठीक है। तो दोनों में जो है वो बहस हो गई। गांधी कहते हैं कि देखो एक आखिरी बार जो है वो स्वराज मांग के देख लेते हैं, अगर अंग्रेजों ने स्वराज दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो अगले साल जवाहरलाल नेहरू जो है उसको प्रेसिडेंट बना देंगे और वो जो है 1929 के सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो कर लेगा, ठीक है। तो ये कहानी पहुंच गई हमारी 1929 तक। इसी के साथ जो है 1929 का जब सेशन आता है तो इन्होंने स्वराज दिया नहीं एज इट इज, एंड देन 1929 का सेशन आता है, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो करता हूं, और उसी के साथ ही उसी दिन गांधी जो है वो अपना जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये जो है ये गांधी के द्वारा जो है ये स्टार्ट कर दिया जाता है। अब इसी के साथ इसको शुरू करने से पहले गांधी जो है, गांधी अनाउंस कर देते हैं कि मैं जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है मैं जल्दी ही शुरू कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इसी के साथ गांधी क्या करते हैं, एक 11 पॉइंट का अल्टीमेटम जो है, 11 पॉइंट, देखो जो जिन्ना ने बातें कही थी वो 14 पॉइंट थी, ठीक है, 14 जिन्ना पॉइंट कहा जाता है, उससे पहले नेहरू रिपोर्ट आई है। अब गांधी 11 पॉइंट अल्टीमेटम जो है, अल्टीमेटम इरविन को लिख के भेज रहे हैं, ठीक है, इरविन को लिख के भेज रहे हैं कि ये मेरी बातें जो हैं ये तो मान ले, अगर नहीं मानेगा तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें जो है गांधी जो है लेबर क्लास की भी बात कर देते हैं उस अल्टीमेटम में, फार्मर क्लास की भी बात कर देते हैं, और एक क्या कहते हैं सॉल्ट टैक्स जो है वो अंग्रेजों ने लगाया हुआ था उसकी बात भी कर देते हैं कि सॉल्ट के ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स जो है वो नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। मीनवाइल क्या होता है, ब्रिटिश जो है ब्रिटिश कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए वो भेजा, साइमन कमीशन भेजा, वो तुमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके अलावा हमने तुमको बोला कि तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना के एक कंसेंसस दे दो, ठीक है। तुमने नेहरू रिपोर्ट बनाई, वो तुम्हारी फेल हो गई, ठीक है। जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट बनाए, वो तुम्हारे फेल हो गए। अब ऐसे करो, तुम यहाँ पे आ जाओ, हम यहाँ पे आके मिलके जो है बात कर देते हैं, ठीक है। मीनवाइल गांधी ने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या है कि जो अंग्रेजों ने कहा हमने उनकी बात नहीं माननी, बल्कि उनका जो है वो विरोध करना है। अब आज अगर हम जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था, उसके अलावा एक और चीज, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक ही हुई है, उसके 3 सेशंस हुए हैं, ठीक है। तो कभी आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, तो सिर्फ एक हुई है, लेकिन उसके 3 सेशंस हुए थे, ठीक है। तो जब फर्स्ट सेशन होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, तो उसमें जो है कांग्रेस जो है वो नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि वो पहले ही कह चुकी है कि हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया है, और अगर आज वो अंग्रेजों के कहने पे वहां चले गए, ठीक है, तो वो अपनी ही चलाए हुए मूवमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे कि अंग्रेजों की वो बात जो है वो मानी जाएगी कि अंग्रेजों ने बुलाया और ये चले गए, ठीक है। तो इस वजह से पहला सेशन जो होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, उसमें कांग्रेस जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, दूसरी पार्टीज जो है वो चली जाती हैं, ठीक है। जैसे मुस्लिम लीग चली गई, आपके बाबा साहब अंबेडकर जो है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो चले जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज फैक्ट याद रखना, डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ये 2 ऐसे नेता हैं जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की जो तीनों सेशन जो है वो तीनों के तीनों अटेंड किए थे, ठीक है। तो ये फैक्ट भी याद रख लेना। तो पहली कॉन्फ्रेंस जो है वो वहां पे कोई नहीं जाता है, ठीक है। अब कॉन्फ्रेंस होती है 1930 में,
ठीक है, 30 तक पहुंच गए अब हम। कांग्रेस ने इधर जो है अपना ये जो है क्या कहते हैं सीडीएम जो है वो स्टार्ट कर दिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया। पहली आरटीसी होती है 1930 में, ठीक है। तो यहां पे एक बड़ा सा टेबल है, ठीक है, गोल सा ऐसे करके टेबल है, और यहां पे सीट्स वगैरह जो है वो लगी हुई है, ठीक है, ऐसे करके। यहां पे उनके प्रेसिडेंट बैठे हैं, प्रेसिडेंट के साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठे हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ वाइसरॉय जो है वो बैठे हैं, ठीक है। तो वहां पे ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे रामसे मैकडोनल्ड, रामसे मैकडोनल्ड, ठीक है। रामसे मैकडोनल्ड जो है वो बैठे हैं। तो वो देखते हैं कि बहुत सी कुर्सियां, ये वाली कुर्सियां जो है ये भरी हुई हैं और बहुत सी कुर्सियां जो है वो खाली हैं, ठीक है। तो वो इससे पूछते हैं, अपना जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है वो इससे पूछते हैं कि ये जो है, ये जो पार्टीज आई हैं तो ये कुर्सियां जो है ये खाली क्यों है, ठीक है। तो वो इससे पूछते हैं कि अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, ठीक है, कि ये कुर्सियां खाली क्यों है। ये आगे वाइसरॉय से पूछते हैं कि ये कुर्सियां खाली क्यों, वाइसरॉय था आपका इरविन, ठीक है। उससे पूछते हैं, इरविन से पूछते हैं कि कुर्सियां जो है ये खाली क्यों है, ठीक है। ये आगे इनसे पूछते हैं कि ये जो कुर्सियां थे ये खाली क्यों है। ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो नहीं आई। फिर ये बताते हैं कांग्रेस नहीं आई, ये इसको बताते हैं कांग्रेस नहीं आई। तो कहता मैं यार तुम्हें यहाँ पे टिक्की खिलाने के लिए बैठा आया हूं मैं इधर, ठीक है, कि जाओ, ये जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, अगर वही नहीं आई तो मैं इस राउंड टेबल का मैंने क्या करना है, ठीक है। तो ये कहते हैं, इरविन को कहते हैं, ऑर्डर देते हैं कि कांग्रेस को बुला के ला, ठीक है, वरना तेरी नौकरी जाएगी, ठीक है। उसी के साथ एक इंटरनेशनल इवेंट और हुआ था उसी टाइम पे कि रिसेशन आ गया था। 1929 में रिसेशन जो है वो आ जाता है, ठीक है। 1929 में रिसेशन आता है। उस वजह से क्या होता है कि इसी रिसेशन की वजह से ना 1930 में इसका राइज होगा हिटलर का, और उसी रिसेशन की वजह से क्या होता है, यहां पे ना मैंने आपको बताया था ना, कंजर्वेटिव पार्टी थी, दूसरी पार्टी थी लेबर पार्टी, ठीक है। उस रिसेशन के जो आउटकम्स जो थी, या उस रिसेशन की रिपरकशंस जो थी, वो पहले ही दिखाई देनी हो गई थी, 1927 से ही शुरू हो गई थी, ठीक है। और यहां पे इलेक्शंस कब थे, 1928 में, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया था ना, इलेक्शन ड्यू थे 1928 में। तो उस टाइम पे ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया, ना कंजर्वेटिव पार्टी को जिताया, ना लेबर पार्टी को जिताया, उन्होंने एक तीसरी पार्टी जिता दी, जो पार्टी थी आपकी ये लेबर पार्टी नहीं, लिबरल पार्टी है, ठीक है। तो तीसरी पार्टी जिता दी लेबर पार्टी, ठीक है, लेबर पार्टी उन्होंने जिता दी। अब हुआ क्या, जब ये रिसेशन आया 1929 का, देखो एक कंजर्वेशन पार्टी है, एक लिबरल पार्टी है, ये दो मेन पार्टीज हैं, ठीक है। तीसरी पार्टी जिता दी उन्होंने लेबर पार्टी, जो अभी इसको मान लो कि ये आप पार्टी है, कि सेंटर में आप आ जाए, ठीक है। तो ये पार्टी जो इतनी पॉपुलर भी नहीं थी, लेकिन लोगों ने इसको जिता दिया, ठीक है। तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी जो थी वो बन गई। लेकिन जैसे ही 1929 आया ना, या 1930 आया, इस दौरान क्या हुआ, ये पार्टी जो थी इसमें इस कगार पे आ गई कि इसके पास खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो जाना था, और ये पार्टी जो थी ये गिर जानी थी। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने, कंजर्वेटिव्स ने क्या किया, कंजर्वेटिव्स को यह था कि अगर ये पार्टी गिरी तो सेकंड हाईएस्ट वोट किनको मिले हुए थे, लिबरल पार्टी को, ठीक है। तो लिबरल पार्टी जो है वो पावर में आ जाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि कहीं लिबरल पार्टी पावर में ना आ जाए, इस वजह से कंजर्वेटिव्स ने इनको सपोर्ट कर दिया, लेबर पार्टी को, ठीक है। अब इनको सपोर्ट कर दिया तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चेंज करवा देंगे, और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लेबर पार्टी की यहां पे बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो हुआ 1930 के आसपास जो है, ये एक इंसिडेंस जो है ये भी हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया यहां पे, जब ये कांग्रेस वाले नहीं आए तो इन्होंने इरविन को बोला कि तुम लोग जो हो कांग्रेस को जो है वो लेके आओ, ठीक है। तो इरविन आ गया वापस, ठीक है। अब आते हैं जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है जो लॉन्च कर दी गई थी उसकी स्टोरी पे आते हैं। तो गांधी ने क्या किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके फैक्ट्स जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि कब स्टार्ट होती है।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे एक फैक्ट और याद कर लेना कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है जब ये स्टार्ट की गई थी तो इनके नाम जो है वो किस तरीके से रखे जाते थे, ठीक है। तो एक बंदा था यूसुफ मेहरौली, ठीक है। तो जब गांधी जब ये नाम रखते हैं तो पहले पूछा जाता है कि इसका नाम जो है वो क्या रखना चाहिए, तो वेरियस नाम जो है वो प्रपोज किए जाते हैं। तो उनमें से एक बंदा होता है यूसुफ मेहरौली, यूसुफ मेहरौली, ये बंदा जो था ना ये एसोसिएटेड था मुस्लिम लीग के साथ ही, ठीक है। तो यूसुफ मेहरौली जो है ये नाम सजेस्ट करते हैं कि हमें जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो नाम रखना चाहिए, ठीक है। तो वही नाम जो है वो फाइनल हो जाता है कि इसका नाम जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो रखा जाएगा। बाद में जब क्विट इंडिया मूवमेंट रखा जाएगा ना वो नाम भी यूसुफ मेहरौली के द्वारा ही रखा जाएगा, ठीक है। तो दोनों में नाम याद रखना कि यूसुफ मेहरौली के द्वारा ये नाम जो है ये रखे जाते हैं। तो फाइनली आपकी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये 12 मार्च को 12 मार्च 1930 जो है उसको जो है ये स्टार्ट कर दी जाती है, ठीक है। तो गांधी जी जो है वो डांडी मार्च करते हैं, ठीक है, और नमक का कानून जो है ये तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है अपना जो है साबरमती आश्रम से ये जो है 78 फॉलोअर्स के साथ 78, ये बहुत ज्यादा फेमस है और इसके ऊपर बहुत बार जो है सवाल आते हैं, ठीक है। 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जो है 22 मार्च 1930 को चल पड़ते हैं साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से, ठीक है। साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा जो है ये स्टार्ट करते हैं। डांडी में जाके इनको जो है अपना नमक जो है नमक का कानून जो है वो तोड़ना है। अब यहाँ पे एक और चीज जो जिसमें आपको फंसाया जाता है वो क्या होता है कि आपकी बुक्स जो होती है ना वहां पे लिखा होता है गांधी अलोंग विद हिज 78 फॉलोअर्स, ठीक है। तो जब पेपर में आपसे पूछा जाता है कि गांधी के साथ जो है डांडी मार्च पे कितने लोग जो है डांडी मार्च पे कितने लोग गए थे, तो ऑप्शंस दे दिए जाते हैं 79, 78, 77, ठीक है, या कुछ आसपास का 80 लोग जो है वो दे दिए जाते थे। आपने क्या किया होता है बुक्स में पढ़ा होता है 78 फॉलोअर्स, आप यहाँ पे 78 में टिक लगा के आ जाते हो और आपको लगता है कि आपका आंसर जो है वो सही है, ठीक है। लेकिन गांधी को आप वहीं छोड़ गए, ठीक है। तो टोटल अगर पूछा जाए कि टोटल कितने लोग गए हैं तो गांधी प्लस 78 फॉलोअर्स 79 लोग गए हैं। अगर पूछा जाए गांधी के साथ कितने लोग गए थे तो गांधी के साथ 78 लोग गए थे, उस केस में आपका आंसर 78 होगा, ठीक है। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आंसर क्या होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि टोटल कितने लोग गए थे डांडी मार्च पे, 79 लोग गए थे, गांधी प्लस 78 फॉलोअर्स। अगर पूछ लिया जाए कि गांधी के साथ कितने लोग गए थे देन 78, ठीक है। तो यहां पे जो है आपको ध्यान जो है ये रखना है। तो 240 मील का सारा सफर होता है वो, ठीक है, 240 माइल्स। और गांधी डिसाइड करते हैं कि हम हर दिन जो है 10 माइल का सफर जो है वो तय करेंगे, ठीक है। सुबह 3-4 माइल जो है वो सुबह चल पड़ेंगे, देन अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे, देन थोड़ा आगे और चलेंगे 3-4 माइल जो है वो और चलेंगे, ठीक है। देन ऐसे करके डेली जो है हमें 10 मील का सफर जो है वो हमें तय करना है। और रास्ते में जो लोग जो है मिलते जाएंगे उनको अपने साथ जो है वो मिलाते जाएंगे और साथ साथ क्या कहते हैं उनको जो हमारी ये जो मूवमेंट चल रही है उसके बारे में लोगों को जो है वो जागरूक करते रहेंगे और अंग्रेजों की जो कुरीतियां जो है वो उनके बारे में उनको बताते रहेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से 12 मार्च को जो इनका सफर शुरू होता है, ये सफर रोज का 10 माइल के हिसाब से 24 दिन में ये सफर जो है ये कंप्लीट होना है, ठीक है। तो वो 5 अप्रैल को ये लोग जो है वहां पे डांडी में फाइनली पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये कानून जो है ये 5 अप्रैल की शाम को वहां पे पहुंचते हैं। तो इन्होंने ये डिसाइड करते हैं कि सिर्फ 6 अप्रैल की सुबह को ये नमक का कानून जो है पानी को उबाल के नमक जो है वो बनाएंगे एंड देन उस नमक को बेच देंगे एंड ब्रिटिश को उसके लिए जो है कोई भी पैसा जो है टैक्स जो है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो वो 6 अप्रैल को कानून जो है वो टूटता है। ये डेट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट्स भी पता होनी चाहिए, ठीक है। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ 1930 को, 6 अप्रैल को कानून तोड़ दिया गया। 240 माइल्स का सफर था, रोज 10 माइल जो है वो तय करना था। साबरमती से शुरू हुआ, डांडी पे खत्म हुआ, ठीक है। और 78 फॉलोअर्स थे, साथ में एक गांधी थे, ठीक है। सरोजिनी नायडू भी साथ ही थी, ठीक है। तो उसके बाद जो है क्या होता है, उसके बाद बहुत सी चीजें जो है और जगहों पे भी ऐसे ही आपके जो है कानून जो है और टूटने लगते हैं। जैसे मद्रास में टूटेंगे, मद्रास में जो सी राजागोपालाचारी जो है वो वेद्रियनम सत्याग्रह जो है वो केरला में वो स्टार्ट करेंगे। देन के कलप्पन जो है वो वाइकॉम सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट कर देंगे। उसके अलावा के कलप्पनी पेनूर सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट कर देंगे केरला में, ठीक है। उसके अलावा ये और बहुत सी जगहों पे जो है ये सत्याग्रह जो है ये चलाया जाएगा, ठीक है।
उसके अलावा ये जो है असम में सॉरी असम नहीं अफगानिस्तान में जो है बड़े शांतिप्रिय तरीके से ये जो है, और यहाँ पे किसी भी तरीके का वायलेंस जो है वो नहीं होगा, ठीक है। अंग्रेज आएंगे, इनकी खूब पिटाई करेंगे, ये मार खा के, ठीक है, मार खाएंगे और दोबारा से फर्स्ट एड लेके जो विमेन जो होंगी वहां पे वो इनको फर्स्ट एड देंगी, एंड देन ये दोबारा फर्स्ट एड लेके दोबारा से ये जो आपका रिवोल्ट जो है सॉरी मूवमेंट जो है उसमें शामिल हो जाया करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से ये रिवोल्ट जो है ये मूवमेंट जो है ये चलता है, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी जो है वायलेंस जो है वो इंडियंस के द्वारा नहीं किया जाता, बहुत ही शांतिमय तरीके से इंडियंस ने ये रिवोल्ट जो था, ये मूवमेंट जो थी, इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसी में इसी वजह से एक ब्रिटिश के जो जर्नलिस्ट हैं वो लिखते हैं कि गांधी हैज मेड इंडिया फियरलेस, कि गांधी ने जो इंडियंस जो है उनके मन का डर जो है वो निकाल दिया, ठीक है। उनके मन में डर किस चीज का था, जेल जाने का, तो वो डर जो है वो उनके मन से निकाल दिया। अंग्रेजों से पिटाई का डर था, वो डर जो है गांधी ने इनके मन से जो है वो निकाल दिया। तो इस वजह से एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट जो है वो ये लिखते हैं कि गांधी हैज मेड इंडिया फियरलेस, ठीक है, इंडिया हैज बिकम इनविंसिबल एंड ब्रिटेन हैज लॉस्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो एक और जर्नलिस्ट जो है वो देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि अच्छा उसके बाद यहां पे गांधी को जो है वो कैद नहीं किया जाता, जेल जो है वो नहीं भेजा जाता, ठीक है। तो थोड़े टाइम के बाद गांधी को स्वैग आता है, गांधी इरविन को वीडियो कॉल करते हैं। तो उनको वीडियो कॉल पे व्हाट्सएप पे बताते हैं कि मैंने सुना है कि ये जो तुम्हारा धरसाना जो है सूरत के पास पड़ता है, वहां पे बहुत सारा नमक जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं जो है उस नमक को लूटने के लिए मैं वहां पे आ रहा हूं, ठीक है। तो गांधी जो है वो पहुंचते हैं यहाँ पे धरसाना जो है जहां पे नमक पड़ा होता है, उसको लूटने के लिए पहुंचते हैं। देन वहां पे गांधी को जो है अरेस्ट जो है वो कर लिया जाता है। और भी जो बहुत से जो ये होते हैं आपके मेंबर्स जो होते हैं इसके इनको जो है वो कैद कर लिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जिनको बाद में कैद किया गया था, देन उनकी जो है प्रॉपर्टीज जो है वो भी जब्त जो है वो कर ली जाती है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसी बीच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 जो है वो हो गई, ठीक है। अब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 हुई तो मैकडोनल्ड ने क्या कह दिया कि कांग्रेस जो है उसको लेके आओ। अब कांग्रेस बैठी है जेल में। अब होगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है यानी कि उसका सेकेंड सेशन जो है अब वो होगा, उसमें जो है गांधी को रिहा कर दिया जाएगा। एंड देन उसके बाद गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट जो है वो साइन होगा, ठीक है। तो उसको गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है गांधी जो है वो बात करते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है जिनको तुमने कैद किया हुआ है उनको रिहा करो। उसके अलावा जितनों की प्रॉपर्टी जो है वो तुमने कन्फिस्केट जो है वो कर ली है, वो प्रॉपर्टी वापस करो। तो इरविन जो है वो 2-3 बातें जो है वो इनकी गांधी की मान लेता है। उसी के साथ गांधी ने यहाँ पे ये बात भी की थी कि भगत सिंह जो थे जिन्होंने असेंबली पे बॉम्ब फेंका था कि उसको जो है वो रिहा करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत से पंजाबियों को लगता है कि गांधी ने भगत सिंह को रिहा करने के लिए कोई भी कोशिश जो है वो नहीं की। उसके लेटर्स जो है जो गांधी ने इरविन को लिखे हैं वो लेटर्स जो है वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो गांधी ने अपनी तरफ से बहुत ट्राई की थी, लेकिन आप इस चीज को मान के चलो कि एक बच्चा है, ठीक है। सेंटिमेंट्स को अगर हम साइड पे रखे देखें कि एक लड़का है, उसने क्या किया, सबसे पहले स्कॉट जो है उसको गोली मार दी। उससे पहले वो ककोरी ट्रेन के कांड जो था उसमें भी शामिल था, डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्टली शामिल था। कभी प्रूफ नहीं हो पाया कि वो ककोरी कांड में जो है वो शामिल थे भगत सिंह, लेकिन वो शामिल थे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, जैसे मर्जी समझो। स्कॉट का कत्ल जो है वो कर चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है वो करते हैं। उसके अलावा बॉम्ब बनाते हैं, ठीक है, बॉम्ब मेकिंग करते हैं। उसके अलावा मतलब बॉम्ब मेकिंग खुद नहीं करते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल है बॉम्ब मेकिंग में। उसके अलावा क्या करते हैं, असेंबली जो है उस पर बॉम्ब जो है वो गिरा देते हैं। अब अंग्रेजों की नजर में ये बंदा जो है ये टेररिस्ट है, ठीक है। तो टेररिस्ट के साथ जो है वो उस इंसान को जो है वो नहीं छोड़ सकते, ठीक है। हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है भगत सिंह, ठीक है। हम जो है उनको क्योंकि हमारे देश की आजादी के लिए वो जो है वो काम कर रहे थे, भले ही उनके मेथड जो है वो अलग थे, लेकिन वो अपने देश को आजाद करने के लिए जो है उसके लिए वो जो है वो काम कर रहे थे, ठीक है। तो अंग्रेजों की नजर में वो जो है वो एक क्रिमिनल है, ठीक है। तो वो एक क्रिमिनल को जो है वो नहीं छोड़ सकते, लेकिन गांधी ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की थी। ये जो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, यहां पे भी गांधी ने बात की थी। इरविन ने कह दिया कि बापू देख कुछ भी मांग ले, ये नहीं मांग, ठीक है, ये जो तू मांग रहा है ये चीज जो है ये पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। देन इसी वजह से ये जो है भगत सिंह जो है देन फाइनली इनको जो है वो फांसी जो है वो दे दी जाती है, ठीक है। आते हैं वापस अपनी स्टोरी पे। तो गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट जो है वो साइन हो जाता है। एंड देन गांधी क्या करते हैं, फाइनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो सेकंड होगी, जो सेकंड सेशन होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे।
गांधी ने क्या बोला सारी पार्टीज को कि देखो हम ना ये नहीं वहां पे जाके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम जा रहे हैं, वहां पे जाके ना हम ये नहीं बोलेंगे कि मुस्लिम खड़े हो जाएं बोलें कि हमें ये चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो खड़े होकर बोल दें कि मुझे तो ये चाहिए, ठीक है, वो नहीं करेंगे। हम ऐसे करेंगे कि अंग्रेजों को बोलेंगे कि हमें पूर्ण स्वराज दे दो, हम देख लेंगे खुद ब खुद कि कैसे भारत को जो है कैसे सेट करना है, ठीक है। तो यहां पे सारे एग्री हो गए, ठीक है बापू आप जाओ और आप जो है पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करना और वहां पे जाके जो है अपनी बात रख देना, पूर्ण स्वराज की मांग कर लेना वहां पे। गांधी वहां पे पहुंचते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और जैसे ही पहुंचते हैं तो जिन्ना खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो मुस्लिम जो है उनको ये तंगियां जो है ये आ रही हैं। बी आर अम्बेडकर जो है, बाबा साहब अम्बेडकर, वो जो है वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो सुनाने लग जाते हैं कि डिप्रेस क्लास जो है उनके साथ इस तरीके का व्यवहार जो है इतने सालों से, ये जो हाई क्लास है, जो सुपीरियर क्लास मानती है खुद को, ये जो है इनके साथ ये जो डिप्रेस क्लास जो है ना, ये नाम वहां पे उस टाइम पे नहीं लिया जाता था, तब उनको दलित जो है वो कहा जाता था, ठीक है, कि दलित के साथ जो है इस तरीके का व्यवहार जो है, या लोअर कम्युनिटी कह लो, कि उनके साथ इस तरीके का व्यवहार जो है वो किया जाता है। गांधी ने जब ये बातें सुनी, ठीक है, तो गांधी को आ गया गुस्सा, गांधी उठ के बाहर आ गए, ठीक है। बी आर अम्बेडकर का यहां पे लॉजिक क्या था, उन्होंने गांधी को बोला था कि देख, अगर ऐसे ही भारत में, ठीक है, जहां पे ऑलरेडी ये जो है दलित जो है, ठीक है, उनकी चलती नहीं है, ठीक है, चलती तो इन्हीं की है जो हायर कास्ट है, ठीक है, अगर अंग्रेज ऐसा भारत छोड़ के चले गए तो उसमें मेरा क्या फायदा होगा? जो दलित कम्युनिटी होगी वो पहले भी डिप्रेस्ड है और बाद में भी डिप्रेस्ड रहेगी, ठीक है, तुम पहले भी उसका फायदा उठाते आए हो और आगे जाके भी तुम उसका फायदा उठाते रहोगे। तो अंबेडकर नहीं चाहते थे कि ऐसे अंग्रेज जो है वो ऐसे ही भारत को जो है वो छोड़ के चले जाए, ठीक है, अंटिल अनलेस वो डिप्रेस के लिए कुछ काम जो है वो नहीं करते या कुछ रूल्स जो है वो नहीं बना के जाते, ठीक है। तो ये जो थे बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो इस तरीके के लॉजिक्स जो है वो दिया करते थे, ठीक है। तो होता क्या है कि उसके अलावा ये विमेन के लिए बहुत सारा काम करेंगे, ठीक है, जो जनरल कास्ट की विमेन जो है, जनरली वो जो है, या बहुत से जनरल कास्ट के लोग जो है वो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उनको सही नहीं मानते, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी वजह से ये जो थी डिप्रेस क्लास जो थी उनको जो क्या कहते हैं, उनको रिजर्वेशन मिली हुई है और उस वजह से ये जो है वो जो इनका कोटा जो है, जो नौकरियां इनको जनरल कास्ट को मिलनी चाहिए, वो जो है उनकी नौकरियां जो है डिप्रेस क्लास जो है वो ले जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं स्टोरी। गांधी जब वहां से उठ के आ गए तो पीछे उसके बाद जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उन्होंने वहां पे इतनी अच्छी स्पीच दी, इतनी लॉजिकल स्पीच दी कि ये जो थे मैकडोनल्ड जो थे उनको लगा कि अच्छा डिप्रेस क्लास के साथ इतनी ज्यादा जातियां जो है वो पिछले टाइम से इतनी ज्यादा जातियां जो है वो होती आ रही हैं, तो उन्होंने क्या कह दिया कि मैं जो है डिप्रेस्ड क्लास जो है उसको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दूंगा, सेपरेट इलेक्टोरेट दी जाएगी डिप्रेस्ड क्लास को भी, ठीक है। तो यहां से वर्ड आया डिप्रेस्ड क्लास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड सेशन से, ठीक है, यहां से वर्ड आता है आपका डिप्रेस्ड क्लास, और ये सेशन हुआ था आपका 1932 में, 1932 में। जैसे ही ये जो है रामजे मैकडोनल्ड जो है उन्होंने ये बात की, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, मैकडोनल्ड अवार्ड जो है, मैकडोनल्ड अवार्ड ये निकाल दिए 1932 में, जिसमें डिप्रेस्ड क्लास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दी गई, ठीक है। वापस आए गांधी ने यहां पे जो है मर्ण व्रत रख लिया कि पहले तुमने हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड करवाया, ठीक है, अब तुम हिंदू सेक्शन में भी डिवाइड जो है वो हो जाएगा, ठीक है, कि हिंदू सेक्शन एक हो जाएगा जो अपर क्लास है, दूसरा हो जाएगा लोअर क्लास है, ठीक है, तो वो डिवाइड हो जाएगा, मैं नहीं चाहता उसमें डिवाइड हो। तो गांधी जो है वो मर्ण व्रत पे जो है वो बैठ जाते हैं, वो कहते हैं कि जब तक जो है ये जो डिप्रेस क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो है जब तक ये बंद नहीं होती तब तक मैं मर्ण व्रत पे जो है बैठ जाता हूं, ठीक है। तो बाकी के नेता जो है वो इसको समझाते हैं, जो हमारे रिस्पेक्टेबल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो इनको समझाते हैं कि ये कहीं बुढ़ा मर गया तो बड़ा वो हो जाएगा, देश में दंगे वगैरह जो है वो हो जाएंगे, ठीक है, ये जो अपर क्लास है ये इनके पीछे पड़ जाएगी, लोअर क्लास के पीछे पड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप इनकी रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, लोअर क्लास के पीछे पड़ जाएगी कि तुम्हारी वजह से गांधी जो है वो मर गया, ठीक है। तो आप ऐसे करो, हम ऐसे करते हैं कि हम ना आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा देंगे उसमें क्या कहते हैं सेंट्रल असेंबली में, और आप जो है वो बापू से बात करो और उसका व्रत जो है, जो मर्ण व्रत पे बैठा है उसका व्रत करवाओ बुढ़े का,
तो ये जो है, ये क्या कहते हैं, इसमें मदन मोहन मालवीय जो है, ठीक है, वही जो स्टॉन्च हिंदू है मदन मोहन मालवीय, वो बी आर अम्बेडकर जो है उनको समझाते हैं, ठीक है। ये हाई क्लास हिंदू है मदन मोहन मालवीय, ये कहते हैं कि चलो मैं यहां पे तो नहीं माना था मुस्लिम्स के लिए, लेकिन मैं यहां पे ये जो है आपके डिप्रेस क्लास जो है उसके लिए मैं मान जाता हूं कि मैं इनको रिजर्वेशन जो है वो दिलवा दूंगा, ठीक है। तो फाइनली डिप्रेस क्लास को इस वजह से रिजर्वेशन जो है वो उस टाइम पे सेंट्रल असेंबली में रिजर्वेशन जो है वो दी गई थी, और जितनी रिजर्वेशन ये प्रोवाइड करवा देते थे सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू अंग्रेज, उनसे ज्यादा ये जो थी ये दी गई थी, ठीक है। तो यहां पे डिप्रेस क्लास को जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना था उस टाइम पे उन्होंने सेक्रीफाइस किया कि उन्होंने अपना सेपरेट इलेक्टोरेट ना लेके रिजर्वेशन ले ली, एंड देन उसका क्या कहते हैं, आप क्या कह सकते हो कि जब डिप्रेस क्लास ने उस टाइम के लिए आपके लिए वो किया था, कॉम्प्रोमाइज किया था, तो अब आप कॉम्प्रोमाइज कर लिया करो कि इस वजह से उनको रिजर्वेशन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद क्या होता है, अच्छा देन जब इनकी मीटिंग होती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी की, और फाइनली ये फाइनलाइज हो जाता है कि जो डिप्रेस क्लास होगी उसको रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। उस चीज को कहा जाता है पूना पैक्ट, पूना पैक्ट, जिसमें 19% कोटा जो है, 19% कोटा वो दे दिया जाता है रिजर्व कैटेगरी को, रिजर्व कैटेगरी को, ठीक है। देन क्या होता है कि ये जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो आपकी खत्म हो गई थी। जैसे ही पूना पैक्ट होता है देन जो है दोबारा इनको बुला लिया जाता है, इनको इसके लिए, ये ईयर चल रहा है आपका 1932। तो वो जो आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, सॉरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी 1930 में, 31 तक जो है वो मूवमेंट चलती है, ठीक है, 1931 तक चलती है, देन बीच में बंद हो जाती है, 2 बार बंद होती है, 30 के बाद 31 में स्टार्ट होती है, देन उसके बाद 31 में दोबारा बंद हो जाती है, देन 32 में जो है उसको स्टार्ट करने की कोशिश जो है वो की जाती है, लेकिन वो जो है वो दोबारा से वो मूवमेंट जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाती, ठीक है। मीनवाइल थर्ड जो है सेशन जो है वो होता है, देन कांग्रेस इसमें दोबारा से नहीं जाती, और क्या कहते हैं फाइनली वो जो है कहते हैं कि आग लगाओ इस टेबल को, और कांग्रेस आती तो है नहीं, ठीक है। उसके अलावा इसी दौरान जब थर्ड कॉन्फ्रेंस होती है ना, उसी दौरान जो आपकी लेबर पार्टी थी वो वीक हो जाती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि तीसरी पार्टी उन्होंने चुन ली थी, वो थर्ड पार्टी जो है वो वीक हो जाती है। कंजर्वेटिव पार्टी क्या कहती है कि मैं लेबर पार्टी को जो है मैं सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो कंजर्वेटिव पार्टी लेबर पार्टी को सपोर्ट कर देती है, लेकिन उसके बदले में जो बहुत से मेंबर्स होते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन में, वो अपने बिठवा लेती है, साथ में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता है वो भी अपना बिठा लेती है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, अब कंजर्वेटिव पार्टी जो होगी उसके पास जो है वो ज्यादा पावर आ जाएगी, जो आपकी लेबर पार्टी होगी वो स्टैंप नाम की रह जाएगी, ठीक है। उनके नाम पे कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो इंडिया में जो है बहुत डंडे मारेगी, और ये जो सारे रिवोल्ट वगैरह जो चल रहे हैं 1932 में फाइनली वो जो है वो ये बंद करवा देगी, ठीक है। और सारी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाएगी। जब सारी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाएगी तो वो बोलेगी कि देखो ये जो तुम क्या कहते हैं, ये जो तुम मांगे रख रहे हो, क्योंकि 1919 में आया था ना 1919 में, अगला एक्ट आना था 1929 में, लेकिन ये एक्ट आया ही नहीं है। कहां पहुंच गए हम, 1932 तक जो है वो हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। अभी तक ये जो एक्ट आना था 29 का, ये अभी तक आया नहीं है। तो फाइनली सरकार क्या बोलती है, जब इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करवा दी, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो आ गई सामने और एडमिनिस्ट्रेशन सारी चेंज करवा दी, तो उन्होंने बोला कि देखो हमने साइमन कमीशन भेजा, तुमने उसकी बात नहीं मानी, देन हमने तुम्हें बोला कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनवा लो, ठीक है, कंसेंसस दिखाओ, कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, वो तुमसे नहीं बना। अब हमने जो चेंजेस हमने करने थे ना वो हमने साइमन कमीशन ने हमें बता दिए। उसके अलावा जो हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की 3 सेशंस हुए हैं उसमें हमें पता चल गया कि इंडिया जो है वो क्या क्या चाहता है, तो अब हम अपनी मर्जी से चेंजेस जो है वो कर देंगे। इस वजह से ये जो आना था 1929 में, वो एक्ट फाइनली आता है 1935 में, उसको एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें वेरियस चीजें जो है वो की जाती हैं, जैसे कि आपका एक फेडरल कोड जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है, फेडरल कोड, जो बाद में जाके आपका सुप्रीम कोर्ट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। इससे पहले फेडरल कोड जो है ये आपका हुआ करता था कलकत्ता में, ठीक है। देन बाद में उसको कहां पे शिफ्ट किया, दिल्ली में।
उसके साथ एक इंपीरियल कोड जो है वो भी हुआ करता था। इंपीरियल कोड और फेडरल कोड जो है उन दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा। देन जब भारत आजाद होगा उसी को मिक्स करके सुप्रीम कोर्ट जो है वो बना दिया जाएगा। उसी के साथ एक जो है आपका हुआ करता था फेडरल बैंक जो है वो हुआ करता था। ठीक है, फेडरल बैंक जो है वो 1935 में वो बनाया जाएगा। ठीक है, फेडरल बैंक की बाद में आगे जाके आपका आरबीआई, जब भारत आजाद हो जाएगा तो वो आगे जाके आपका आरबीआई बैंक बन जाएगा। उसी के साथ एक इंपीरियल बैंक हुआ करता था 1935 से पहले, उस इंपीरियल बैंक को चेंज करके एसबीआई बना दिया जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये थी सारी स्टोरी आपकी 1935 तक की। ठीक है, तो 35 तक की स्टोरी जो है वो मैंने आपको सुना दी है। अब जो अगली क्लास होगी ग्रुप बी की, उसमें आपको जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो करवाएंगे। ठीक है, मीनवाइल जो ग्रुप बी जो है आपकी क्लास जो है वो सारी खत्म हो चुकी है। थैंक यू सो मच।